बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर नाज़रीन हमारी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ है। ख़बर नाज़रीन ये है, आप जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब को नैब की टीम ने रेंजर के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया था। तो 2 दिन जो इमरान ख़ान साहब नैब की हिरासत में रहे, ख़ान साहब से एक सवाल पूछा गया। वैसे तो ख़ान साहब से और भी सवालात पूछे गए, लेकिन एक नाज़रीन ऐसा सवाल था तफ्तीशी का, नैब के किसी ऑफिसर का, कि वो जो जवाब था उस सवाल का इमरान ख़ान साहब को, वो सवाल का जवाब देना इमरान ख़ान साहब को महंगा पड़ गया। अब ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर नाज़रीन फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ है। अरबों रुपए के स्कैंडल का इल्ज़ाम है और कोर्ट मार्शल की बातें होने लगी हैं। ये क्या इशू है, क्या माजरा है, क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों की डिटेल से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अहम ख़बर, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं। और जो कानून एक हुकूमत ने पहले बनाया था कि आर्टिकल 184(3) के बेंच कैसे बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कैसे लेगी, आर्टिकल 184(3) का अख्तियार कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उस हवाले से कानून बना और कानून बनने से पहले इसको चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर अमल दरामद भी रोक दिया। कि यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अमल दरामद रोका क्योंकि चंद दिनों के बाद वो जो मुजवज़ा कानून था उस पर सदर साहब दस्तखत करते या ना करते, वो कानून बन जाना था, उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो जज साहबान के लिए लाजमी हो जानी थी। तो कानून को बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। आज नाज़रीन ये हुआ है कि वो जो कानून है उसमें आबिद ज़ुबैरी साहब को नोटिस किया था, सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर की हैसियत थे, उसमें आज आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपना तहरीरी जवाब दाखिल कर दिया। कुछ देर के बाद हसन अयूब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो जो फैज़ हमीद साहब वाला मामला है उस पर उनकी भी इनपुट लेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज जो तहरीरी जवाब आबिद ज़ुबैरी साहब ने जमा करवाया है उसमें नाज़रीन आप देखें कि अब क्या अदालत के सामने एक नया नुक्ता ला के रखा गया है। यानी ये आबिद ज़ुबैरी साहब हैं जो आपको टॉक शो में मिलेंगे, पीटीआई के लोग आपको टॉक शो में मिलेंगे, वकला मिलेंगे, जो ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 224 जो है बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए अगर असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है, कोई भी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है। अब ये जो कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से, अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। इस पर पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस किया गया है। तो आज जो जवाब जमा करवाया इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 191 जो है इसे आप अकेले नहीं पढ़ सकते, इसे आप अलग नहीं कर सकते, इसे आप अदलिया से मुतल्लिक़ जो दीगर आर्टिकल्स हैं उनके साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर इसकी जो सेंस है, ट्रू जो इसकी सेंस है, वो फिर आपको पता चले कि आर्टिकल 191 कहता क्या है। यानी अगर 90 दिन के इलेक्शन कराने की अगर आर्टिकल 224 है उसको अगर आपने पढ़ना है तो तब इनका मौक़िफ़ यह है कि अकेले पढ़ा जाए, बाकी जो इलेक्शन के आर्टिकल्स हैं वो साथ मिला के ना पढ़े जाएँ। लेकिन जब अपना मामला आता है तो वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, अकेला कोई आर्टिकल ना पढ़ा जाए, सबको मिला के पढ़ा जाए। अब इस जवाब में सदर साहब ये कहते हैं कि आप ये जो आइन का आर्टिकल 191 है उसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू द लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं नाज़रीन, आर्टिकल जो 176 है, आप रुकेंगे, उसमें भी ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं वो आइन के तहत हैं और कानून के तहत हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि कानून को ना देखें, सिर्फ ये देखें कि उसमें कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, तो कानून वाली बात निकाल दें, सिर्फ आइन वाली बात को अपने नज़र में रखें। और ये कहा गया कि ये जो रूल्स हुकूमत ने बनाए हैं, ये जो तकसीम का जो एक आइनी असूल है कि अदलिया के अपने अख्तियारात होंगे, मुकन्नना के अपने अख्तियारात होंगे और एग्जेक्टिव के अपने अख्तियारात होंगे, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो एक तो ये जवाब जमा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो गया। हसन अयूब साहब आ गए हैं, पहले इन्हें फारिग कर लेते हैं, इनके गेस्ट भी आए हुए हैं। हसन साहब ये बताएं, आज फ़खर दुरानी साहब ने ख़बर की है फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ कि NCA के स्कैंडल में उन्होंने 5 अरब रुपया बनाया है और साथ में फैसल वाडा के उन्होंने स्टोरी इंटरव्यू करके ख़बर दी है। साथ में उन्होंने ये कहा कि 1 अरब जो है उसमें जो अपने शहजाद अकबर साहब थे उन्होंने बनाया। तो ये पिछले कुछ दिनों से शहजाद अकबर साहब जो है फैज़ हमीद साहब को टारगेट कर रहे हैं और उनका नाम लेके कि उन्होंने करप्शन की है, बड़ा पैसा बनाया है। और फिर ये भी कहते हैं कि बाबरपुर अपना फैज़ हमीद, और फिर कहते हैं कि फैसल वाडा की बात कर रहे हो कि फैसल वाडा कह रहा है कि फैज़ हमीद ने पैसा बनाया है। तो झूठ है। सुन लें। और फिर ये भी कहते हैं कि मैं बाबरपुर से चलूँगा और कोयटा तक लेके जाऊँगा। अब ये जो मेरा एक्चुअल जो सवाल है कि ये जो टारगेट करना शुरू किया गया है, नाम लेके करप्शन का स्कैंडल की बात की जा रही है,
क्या कोई कोर्ट मार्शल करने की जो है वो कोई सोच विचार या कोई चीज़ चल रही है? यार ये तो मतलब डेफिनेटली इस हवाले से कोई पता मालूम नहीं है, यानी जीएचक्यू की क्या पॉलिसी है इस मुतल्लिक, वो क्या करते हैं। यानी लाजमी कोर्ट मार्शल नहीं होता, कई दफ़ा को ऐसे करप्शन चार्जेस होते हैं तो डिमोट कर देते हैं। यानी अगर बंदा जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुआ है तो उसको मेजर जनरल कर लेते हैं और उससे फिर कहते हैं कि इतनी अदायगी कर दें। कई दफ़ा इस तरह होता है कि कोई जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल है उसको ब्रिगेडियर करके लेकिन वो कर दें। कोर्ट प्रोसीडिंग के थ्रू ही होता है ना? वो उनकी एक प्रोसीडिंग होती है, जैक ब्रांच जो करता है वो, मतलब जो सिस्टम है इनका अपना भी, जो एजी जो एडिशनल जनरल वो भी जो फौज का डिसिप्लिन है ना वो देखते हैं ना। तो ये मामलात हैं, लेकिन जहाँ तक मुबैना करप्शन की बात है उनकी, यानी उनके फ्रंट मैन के तौर पर तो उनके भाई से मुतल्लिक बहुत सी हमारे लोकली भी जो है ना इलाके में बड़ी अफवाहें हैं और बड़ी दुनिया उनकी बात करती है। यानी कहते हैं कि चकवाल में भी उन्होंने जो एक घर बनाया वो घर नहीं है, वो महल है, और वो बनवाया है एक बिजनेस टाइकून मलिक रियाज साहब के बारे में वो बात करते हैं। ये 5 अरब रुपया यहाँ पे जो मतलब बताया गया है ना, वो यही बता रहे हैं ना फैसला बड़ा सा कि 5 अरब मलिक रियाज से लिया है। मलिक रियाज साहब ने वहाँ पर जो कहते हैं कि पता नहीं कौन कौन से मुल्क से टाइलें आई हैं, कौन से मुल्क से फिटिंग्स आई हैं, कौन से मुल्क से जो है ना वो सैनिटरी का सामान आया है, वो मतलब कहते हैं कि एक अजूबा है। और वो एरिया देखें, वहाँ पर इतना मतलब वो पसमानदा इलाका है और उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरीके से अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ सड़कें बनवाई, सब कुछ किया। तो करप्शन की तो कहते हैं कि एक तारीख रकम कर गए हैं जनरल फैज़ हमीद। अच्छा, ये लेकिन इन्फॉर्मेशन फैसल वाड़ा साहब दे रहे हैं कि 5 अरब इन्होंने इस स्कैंडल से लिए, एनसीए वाली, जिसका खान साहब को अलकादर ट्रस्ट के इसका फैसला है, शेख साहब को भी बुलाया गया है, इसमें फवाद चौधरी को बुलाया गया, परवेज़ खट्टर को बुलाया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन तो कोई वो एस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं ले रहा होगा, ये ज़ाहिर सी बात है कि मलिक रियाज ने बताया होगा। मलिक रियाज भी इस केस में एक्यूज़ हैं और उनके बारे में आ रहा है कि वो वादा माह गवाह बन सकते हैं, पीबी कर सकते हैं। पीबी तो ज़ाहिर बात है विद इन लॉ है, वो कर सकते हैं। अगर पीबी का कानून मौजूद है तो उससे तो कोई भी एक्यूज़ जो है वो इस्तेफ़ादा उठा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात आ गई कि जी वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जाएंगे, बयान देंगे, ये तो मैं इससे मुताल्लिक़ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन एक याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो बुज़दिल होता है, उसके लिए अपने बिज़नेस के इंसेंटिव जो है उसकी प्रायोरिटी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है उसकी अपनी जान खलासी होती है किसी भी मसले में अगर फंस रहा हो तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो बात कर रहे हैं कि फ़खर दुरानी साहब, ये तो 5 अरब रुपये कम रकम बहुत कम है। 5 अरब की रकम जो एनसीए में शायद बना दी हो, लेकिन एक वारदात है ना। पैसे तो बहुत बनाए उन्होंने, पैसे तो उन्होंने बेइंतहा बनाए हैं। इतना पैसा बनाया कि शायद उसका काउंट ही नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास। यानी ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल DGISI और DGC रहे, तो वो उन्होंने उस टाइम तो पूरे मुल्क का इंतज़ाम संभाला हुआ था। ऑलमोस्ट हर जगह वो मौजूद होते थे, हर जगह उनकी प्रेजेंस होती थी। तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ इधर ही 4-5 अरब रुपये तक बंदा बैठा हुआ है? पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके गेस्ट भी हैं। अच्छा, ये अभी हमें हसन बता रहे थे, तो आप नाज़रीन को ये बता दें कि ये जब फैज़ हमीद साहब हुआ करते थे तो इनके बारे में ये चीज़ें भी जो है वो मुबैना तौर पे कहा जाता है। फ़खर दुरानी साहब ने भी अपनी ख़बर में उसका जिक्र किया है कि अपने इलाके में तरक्याती काम कराने के हवाले से, यानी गैस अगर फ़राहम करनी है, बिजली फ़राहम करनी है, कोई और चीज़ ऐसी फ़राहम करनी है जो मैनिटीज़ में आती है, तो इलाके के MNAs या MPs नहीं बल्कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उसकी अप्रूवल लिया करते थे वफाकी हुकूमत से। तो यहाँ तक जो है वो इनका असर व रसूख हुआ करता था। ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ें जैसे बता रहे थे मुबैना तौर पे कि फैज़ हमीद साहब जो है वो, बल्कि खान साहब के जिस तरह के अपनी पार्टी के लोग कह चुके हैं, जो अब छोड़ चुके हैं कि हमने तो अपनी जो हुकूमत है, जो सियासत है, उसको आउटसोर्स कर रखा था। तो ये प्रेमा फ़िशाई बातें ऐसे लग रही हैं कि ये कोर्ट मार्शल की तरफ जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल करके करप्शन के चार्जेस के ऊपर के उन्हें कन्विक्ट कर दिया जाए और फिर जैसा कि बताया कि डिमोट कर दें, उनसे जो प्रमोशन हुई है वो प्रमोशन वापस लेके और कुछ जुर्माना वगैरह हैवी अमाउंट का वो भी उन पर कर दिया जाए। एक तो नाज़रीन ख़बर ये होगी। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के हवाले से नाज़रीन खबर है वो भी आपके साथ शेयर कर लें, फिर आते हैं खान साहब की जो खबर है हमारे पास। नाज़रीन, नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई। अफाक अहमद नामी एक वकील थे जिनका मौक़िफ़ अदालत के सामने ये था, जस्टिस बाकर नजवी साहब ने उस केस की समाअत की है, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात भी लगा रखे थे। मौक़िफ़ नाज़रीन ये था कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई किया, उन पर आर्टिकल 63 लगा और मियाँ वाली की सीट से नाहिल करार दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब नाहिल होने के बाद भी अपनी पार्टी चेयरमैनशिप जो है उसको रिटेन करते हैं, वो पार्टी के चेयरमैन बरकरार हैं। तो फिर ये जो फैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उन्हें पार्टी सदारत से हटा दिया, तो नाहली तो नवाज शरीफ की भी हुई थी,
नाहली तो इमरान खान की भी हुई थी। तो दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा कि फिर अगर इमरान खान पार्टी का सदर रह सकता है, चेयरमैन रह सकता है, तो फिर नवाज शरीफ क्यों नहीं। तो अदालत ने कहा कि चूँकि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो हम उसमें मदाखलत नहीं कर सकते। ये जो नाज़रीन सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें एक और भी डिफरेंस है। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई जिस तरीके से किया गया वो एक अलग बहस है कि वो डिस्क्वालीफाई पार्टी की सदारत से होते थे नहीं होते थे, अलग बहस है, मैं कई व्लॉग में बात कर चुका हूँ। लेकिन वो जो डिस्क्वालीफिकेशन का फैसला था वो बेस करता था आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर। यानी जो दरख्वास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने केस बनाया कि नाहल तो दोनों हुए हैं, तो नवाज शरीफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहल हुए थे, ताहियात सियासत से नाहल, और इमरान खान पे लगा था आर्टिकल 63(1) से, जिसमें आप एक मरतबा डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी आप इधर नाहल हुए, दूसरी तरफ जाके जिस सीट से आप नाहल हुए उसका जाके आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। यानी आपके ऊपर कोई बार नहीं है इलेक्शन लड़ने की, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर वो बार जो है वो मौजूद थी। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब आज नैब में पेश हुए हैं, पेश नहीं हुए, उन्हें पेश होने का कहा गया था। फवाद चौधरी साहब, परवेज़ खट्टर साहब पता नहीं पेश होते नहीं होते जब तक हमें व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन शेख साहब ने अपने वकील के ज़रिए जो तहरीरी जवाब नाज़रीन नैब को भेजा है, उसमें उन्हें ये जो NCA का सारा मामला है बतौर गवाह बुलाया गया था, उन्होंने तमाम मामले से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है। शेख साहब ये कहते हैं कि जिस दिनों का यह वाक़या है, जिन दिनों का मेरी तो शहजाद अकबर के साथ दुआ सलामी नहीं थी, मेरी उसके साथ बातचीत नहीं थी, और ये जो सारा मामला था NCA का, मलिक रियाज के वहाँ पर 190 मिलियन पाउंड ये पैसे कैसे वापस आने हैं, NCA की मलिक रियाज के साथ क्या डील थी, शहजाद अकबर की उनके साथ क्या डील थी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, तो लिहाजा मुझे तो इस केस में बुलाया ना जाए। तो शेख साहब आज पेश नहीं हुए, तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि इस केस में शेख साहब को गवाह बुलाया गया, तो ना आने के ऊपर यह भी हो सकता है कि इनके अरेस्ट वारंट जो है वो नैब की जानिब से जारी कर दिए जाए, लेकिन ये मुमकिन तौर पर कोई हतमी बात नहीं है। अब आ जाते हैं कि खान साहब से मुतल्लिक जो मैंने अपने व्लॉग पे लिखा थंबनेल के ऊपर कि खान साहब के लिए बुरी खबर, अपनी कही बात, तफ्तीशी के सवाल का जवाब खान साहब को महंगा पड़ गया। ये क्या मामला है नाज़रीन? खान साहब को 9 मई को गलबन गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और 11 मई को यहाँ सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इमरान खान साहब की अपील के ऊपर खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया। खान साहब तकरीबन कोई 24 से 36 या कोई 36 से कोई 40 घंटे तक जो है नैब की हिरासत में रहे। अच्छा, इस दौरान खान साहब को जुडिशल फ़िज़िकल रिमांड के लिए जो है वो पेश भी किया गया, अदालत के सामने फ़िज़िकल रिमांड भी हासिल कर लिया गया। अब ये जो नाज़रीन ख़बर है, ये नाज़रीन बेस करती है जो एक इनफॉर्मल अंदाज में बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हकीम लुकमान के पास अगर जाएँ तो वो जो एक बीमारी होती है, उर्दू का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है, मुझे इंग्लिश का लफ्ज़ पाइल्स इंग्लिश का लफ्ज़ होता है, उर्दू में बवासीर कहते हैं। हकीम लुकमान के पास ग़ालिबन उस बीमारी का इलाज था। लेकिन अगर ये बवासीर मुंह का हो, आपने बोलते चले जाना है, आपको कोई रोके ना रोके, लेकिन आपकी आदत बन चुकी है कि आपने बोलना है, जो दिल में आए आपने बोल देना। आपने ये भी नहीं सोचना कि आपने पहले क्या कहा था कि आप आज क्या कह रहे हैं। तो ये बीमारी, इसका कोई इलाज हकीम लुकमान साहब ने भी कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो अब आप खान साहब के अगर आप देखें, अंदाज़ा करें कि खान साहब को क्रिटिसाइज़ किन बातों पे किया जाता है। उनके माजी के बयानात निकाल के खान साहब के सामने पेश किए जाते हैं कि खान साहब आज आप ये कह रहे हैं, कल आप ये कह रहे थे। जनरल बाजवा साहब की मिसाल ले लें कि जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी या इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो बाजवा साहब के बारे में क्या कहा करते थे कि इस जैसा बंदा मैंने जमहूरी आर्मी चीफ आज तक नहीं देखा। और हर तकरीर में खूबियाँ, तारीफ़ें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। लेकिन जब खान साहब इक़्तिदार की कुर्सी से उतरे तो जनरल बाजवा को क्या तक नहीं कहा, उसको न्यूट्रल कहा कि न्यूट्रल जानवर होता है, मीर जाफ़र है, मीर सादिक है, गद्दार है। यहाँ तक कहा कि जितनी दुश्मनी जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ की है वो किसी ने नहीं की। तो मीडिया ने ये किया कि खान साहब के वो जमहूरी कि जनरल बाजवा बड़े जमहूरी हैं, वो बयानात भी मीडिया पे चला दिए। साथ में खान साहब के नया बयानात के मीर जाफ़र है, मीर सादिक है, वो भी चला दिए। तो खान साहब के बयानात में कंट्राडिक्शन है। और ये इसी वजह से, जैसे मैंने कहा कि जब आपको बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो और आपको ये पता भी ना चले कि आप पहले क्या कहते रहे और अब क्या कह रहे हैं। अब खान साहब नैब की हिरासत में थे और आपको पता है कि खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद बड़े दंगे फसाद शुरू हुए, पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए गए। GSQ में क्या हुआ, लाहौर का और कमांडर के घर में क्या हुआ, उस बहस में नहीं जाते, डिटेल में नहीं जाते। खान साहब से एक बात पूछी तफ्तीशी ने, उसने ख़तरे का इजहार किया कि खान साहब आपके लोग बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कोर कमांडर के घर में जा रहे हैं, उधर आर्मी GSQ की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं नैब के दफ्तर ना आ जाए। तो खान साहब ने कहा बेफिक्र रहो, वो इस तरफ नहीं आएंगे। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने कहाँ जाना है। ये नाज़रीन बड़ा ही मीनिंगफुल खान साहब का सवाल का जवाब था जो तफ्तीशी ने पूछा था कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे, उनको पता है कि उन्होंने कहाँ जाना है।
यानी इस बात को अगर हम डीकोड करें तो वो जो बातें की जाती हैं कि खान साहब गिरफ़्तारी से पहले पूरा प्लान करके गए थे कि मुझे अगर गिरफ़्तार किया गया तो रिएक्शन क्या देना है, जाना कहाँ पे है, रद्द-ए-अमल कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। तो ये खान साहब ने अपनी ज़ुबान से इस चीज़ का नैब के तफ्तीशी के सामने या नैब के उस बंदे के सामने जिसने सवाल किया था जवाब दे के आए हैं कि मेरे बंदों को पता है वो नैब के दफ्तर नहीं आएंगे, उनको पता है कि टारगेट कहाँ पे है, वो अपने टारगेट के ऊपर जाएंगे। तो ये बड़े हमें मुसद्दक़ा ज़राए ने ख़बर दी है, अंदर की खबर थी, तो चले हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लें। ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।